सो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक देखिए रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। ठीक है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कब से कब तक का होता है। मेल चाइल्ड में कब से कब तक का होता है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, और फीमेल में कब से कब तक का होता है, मतलब ड्यूरेशन क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज का। तो अगर हम बात करें वुमेन की तो वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, मतलब जो प्यूबर्टी की एज होती है उस समय से जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में, जो कि है 10 से 12 साल। ठीक है, मतलब 10 to 12 ईयर्स से प्यूबर्टी की एज है फीमेल चाइल्ड की, और उस समय से उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। और ये खत्म कब होता है तो बेटा तो खत्म होता है 45 to 50 ईयर्स तक। ठीक है, मतलब 10 से 12 साल की उम्र से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ और वो ख़त्म कब होगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स में इस रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है। ओके, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें मेल की तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो प्यूबर्टी के एज से होती है, मतलब 14 to 15 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। और ये कब तक चलता है तो ये थ्रू आउट द लाइफ, जब तक लाइफ है तब तक। ठीक है, मतलब एज लॉन्ग एज ही इज हेल्दी। अगर मेल हेल्दी है तो थ्रू आउट द लाइफ जो है उसका रिप्रोडक्टिव फेज चलता है। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे देखकर समझ में आ रही होगी चीज़ें कि जो वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो एज कंपेयर टू मेल, ठीक है, वो क्या है, कम है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो वुमेन का कम होता है। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब समझ में आ रही है ना चीज़ें। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब जैसे ही मतलब जो फीमेल चाइल्ड है वो एग प्रोड्यूस करने लग जाएगी और जो मेल चाइल्ड है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ठीक है, दे आर एबल और दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में एक लीगल एज दी गई है मैरिज की। ठीक है, शादी की एज दी गई है और शादी की एज गर्ल्स की क्या होती है बेटा, गर्ल्स की होती है 18 ईयर्स और बॉयज़ की 21 ईयर्स। मतलब जो फीमेल होनी चाहिए, जो गर्ल होनी चाहिए वो 18 साल की होनी चाहिए और जो बॉय होना चाहिए वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। ये एक लीगल एज है फॉर मैरिज। ईयर्स से नीचे कभी भी चाइल्ड की शादी जो है वो मैरिज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक मदरहुड के लिए वो एक प्रॉपर रेडी नहीं होती है। ठीक है, मेंटली भी प्रिपेयर नहीं होती है और फिजिकली भी प्रिपेयर नहीं होती, जिसके कारण जो आने वाला जो चाइल्ड होता है, अगर 18 साल से कम उम्र में शादियां हो जाती है, शादियां कर रहे हैं लोग, तो वहाँ पे उसका इफेक्ट किस पे आता है बेटा, इफेक्ट आता है फीमेल पे। ठीक है, क्योंकि फीदर की बॉडी पे एज वेल एज चाइल्ड, ठीक है, जिसको उसने रिप्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो उसका ऑफस्प्रिंग है, जो चाइल्ड है, उसके हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है और मदर की बॉडी पे भी इफेक्ट होता है। इसीलिए लीगल एज पे ही हमें 18 से आगे हो सकता है, 19, 20, 21, 22, ठीक है, बट 18 से पीछे नहीं। ठीक है, 18 से कम एज में मैरिज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। सो बेटा देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सेक्सुअल साइकिल होती है बेटा, जो फीमेल की बॉडी में रन होती है। ठीक है, सो द सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए बेटा, जो भी एडोलेसेंट है, एडोलेसेंट बिकम कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। एडोलेसेंट जो है वो कब कैपेबल हो सकती है रिप्रोडक्शन के लिए, जब फीमेल चाइल्ड जो होगी वो एग को प्रोड्यूस करे। ठीक है, एग क्या है, फीमेल गैमीट है, और जो मेल चाइल्ड है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करे, जो कि एक मेल गैमीट है। ठीक है, तो जब एडोलेसेंट मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे और जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, तभी वो एडोलेसेंट कैपेबल होगा रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, ऑलराइट। सो व्हेन द गर्ल रीचेस द प्यूबर्टी एज, ठीक है, जब गर्ल प्यूबर्टी की एज में आती है तो
कई सारे सेक्सुअल हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं बॉडी में, जिसमें से जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन वन ऑफ द सेक्सुअल हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, ये स्टिमुलेट करता है ओवरी को ओवम रिलीज करने के लिए, ठीक है। ओवरी क्या है, तो ओवरी जो है वो गोनाड है, ठीक है, फीमेल गोनाड है, और इस गोनाड को कौन स्टिमुलेट करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन कब रिलीज होना स्टार्ट होता है, तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। जैसे ही ओवरी में से ओवम रिलीज होगा, ठीक है, और रिलीज होकर ओवम कहाँ आता है, मतलब जो एग है वो एग रिलीज जब होता है ओवरी से तो उसको कहाँ लाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में लाया जाता है, ठीक है। सो ओवरी टू रिलीज ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, ठीक है। 28 से 30 डेज में एक एग जो है, एक ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, मतलब हर मंथ एक एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, दो कंडीशंस उस एग के साथ दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है बेटा, पहला कंडीशन तो ये कि ये जो एग है, ठीक है, ये जो ओवम है जो फैलोपियन ट्यूब में आया, उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर उस ये जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाए, मतलब जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए। कब फर्टिलाइज होगा, जब किसकी एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री होगी, ठीक है। मतलब जब स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों मिलेंगे, तब ही वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आ रही चीज़, तो या तो पहली कंडीशन तो ये कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बेटा तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो जाइगोट कहाँ आता है, तो वो फीमेल के यूट्रस में एंटर करता है, ठीक है। तो जो यूट्रस होता है बेटा वो पहले से प्रिपेयर करके रखता है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। कैसे प्रिपेयर करता है, मतलब जिनकी वॉल होती है वो थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनको रिसीव करना है, किसको रिसीव करना है, तो जो फर्टिलाइज एग है उसको रिसीव करना है, ठीक है। वो फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आएगा, यूट्रस में ही आएगा ना, ठीक है। तो पहले से जो यूट्रस है, फीमेल का जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, वो पहले से प्रिपेयर रखता है अपने आप को, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो आगे का जो जाइगोट है वो जाइगोट का डेवलपमेंट पूरा का पूरा यूट्रस में ही होना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो फीमेल है वो फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। बट दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटी, दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में एग तो पहुँच गया है, ठीक है, एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, बट वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होने का मतलब है कि स्पर्म नहीं पहुँच पाया, ठीक है, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर। सो दो कंडीशंस देखिए, जो इनर वॉल होती है यूट्रस की वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि यूट्रस को रिसीव करना होता है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम को। क्लियर। सो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब तो हमें समझ में आया कि क्या होगा, तो इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड का मतलब स्पर्म की मीटिंग और ओवम की मीटिंग, दोनों की मीटिंग हो जाएगी, तब तो वहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। क्लियर। और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आगे अपने आप को डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, एंड देन एम्ब्रियो से और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और वो फिटस में कन्वर्ट होगा। क्लियर। ये कहानी तो हमें समझ में आ रही है। सेकेंड, अगर इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, अगर ओवम को स्पर्म नहीं मिला तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उस ओवम का क्या होगा, उस कंडीशन में जो एग जो फैलोपियन ट्यूब में है वो उसका क्या होगा, आगे क्या होगा। तो देखिए, जो यूट्रस पहले से प्रिपेयर करके रखता है अपने आप को, किसके लिए, फर्टिलाइज्ड एग के लिए, ठीक है,
अपने वॉल्स को थिक करके, ठीक है, अपने वॉल्स पे मेम्ब्रेन से वो थिक करता है अपने वॉल को, और बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज वगैरह उसमें होते हैं, ठीक है, और वो अपने पूरे वॉल को सॉफ्ट करता है, ठीक है। वो जो थिक किया हुआ लेयर है, वॉल है, सॉफ्ट वॉल है यूट्रस की, वो ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद वो ब्लड के फॉर्म में, ठीक है, जो मसल्स है, ठीक है, जो यूट्रस की वॉल्स की जो मसल्स है वो ब्रेक हो रही है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद ब्लड के थ्रू, ब्लड प्लस डेड ओवम, ठीक है, जो डेड ओवम है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब जिस ओवम को स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, वो ओवम जो है वो उस यूट्रस में आएगा, बट वो डेड ओवम होगा, और डेड ओवम के साथ जो ब्लड है वो रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ब्रेक हो जाएगा, जो यूट्रस था, यूट्रस की जो थिक वॉल थी, थिक और सॉफ्ट वॉल जो थी वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और ब्रेक होने के बाद ब्लड प्लस डेड ओवम्स कम्स आउट ऑफ द वजाइना, वजाइना से दोनों चीज़ें बाहर निकलेगी, डेड ओवम भी बाहर निकलेगा, और साथ साथ में ब्लड भी रिलीज होगा, और ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वजाइना से, और इसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन किसको कहा जाता है? तो मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो ब्लड रिलीज होता है वो ब्लड रिलीज क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस का जो वॉल, यूट्रस की जो वॉल थी, ठीक है, वो वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और साथ साथ में जो डेड ओवम है वो भी रिलीज होता है, ठीक है। और तो दोनों को कंबाइनली, ब्लड प्लस डेड ओवम दोनों कम्स आउट, दोनों ही साथ में आते हैं, एक साथ वजाइना के थ्रू बॉडी से रिलीज होते हैं। इसमें कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंस भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो ब्लीडिंग के फॉर्म में जो बाहर रिलीज हो रहा है वजाइना से, उसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज़ें? और ये जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन यूजुअली अकर्स द 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद ये मेंस्ट्रुएशन जो है वो अकर होता है, ठीक है। समझ में आई चीज़ें कि अगर एग जो है वो फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो क्या होगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है, और उस पीरियड में, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप क्यों हो गया? क्योंकि जो एग था वो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो गया था, ठीक है। फर्टिलाइज्ड होने के बाद वहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया यूट्रस में, तो यूट्रस की जो वॉल है वो ब्रेक नहीं हुई, ठीक है, तो कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी, वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उस कंडीशन में जो यूट्रस ने जो अपने वॉल को प्रिपेयर किया है, ठीक है, किसके लिए? फर्टिलाइज्ड एग के लिए, तो वो जो वॉल है यूट्रस की वो ब्रेक होगी, तो ब्लड रिलीज होगा, साथ साथ जो डेड ओवम है वो भी रिलीज होगा, ठीक है, और इसी को कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेनोपॉज। ओके, सो मेनोपॉज किसको कहा जाता है? दो चीज़ें बेटा यहाँ पे, फर्स्ट है मेनोपॉज एंड सेकेंड वन इज मेनार्च, ठीक है। तो मेनार्च किसको कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। सो फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? मेनार्च कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़? मतलब मेनार्च का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो विच बिगिंस एट प्यूबर्टी इन वुमेन, ठीक है, वुमेन में जब पहला मेंस्ट्रुएशन, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल रन हुआ, ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो उसको कहा जाएगा, उस टाइम को कहा जाएगा मेनार्च, ठीक है। देन सेकेंड जो है हमारा, जो सेकेंड है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है बेटा? मेनोपॉज किसको कहा जाता है? तो ये वो टाइम होता है, वो एज होती है उस टाइम पे जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वुमेन का
वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एट द एज बिटवीन 45 to 50 ईयर्स, जैसा अभी बताया था आपको पहले कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है फीमेल का, वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज का एंड कब आता है, तो 45 to 50 ईयर्स में रिप्रोडक्टिव फेज जो है फीमेल का खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, उस फेज को हम बोलेंगे मेनोपॉज, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। और जब स्टार्ट हुआ फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, तो उसको कहा जाएगा मेनार्च, ठीक है। तो मेनार्च एंड मेनोपॉज, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछेगा कि फीमेल में मेनोपॉज की एज क्या होती है, तो आप बता देंगे मेनोपॉज का मतलब जब स्टॉपेज हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो कौन सी एज में स्टॉप हो जाता है, 45 to 50 ईयर्स में, ठीक है। और अगर कोई बोले मेनार्च का पीरियड बताएं, तो आप वो भी बता सकते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो स्टार्ट हुआ है फीमेल में, ठीक है। तो स्टार्ट कब होगा, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी की एज फीमेल की क्या होती है, 10 to 12 ईयर्स, ठीक है, क्लियर, ओके। आई होप आपको ये सारे लेक्चर जो हैं आज जितने भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आपको समझ में